बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जो सेल वॉल का टॉपिक शुरू किया था उसका आखिरी पोर्शन जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनिज़म है प्लांट के अलावा जिनमें सेल वॉल पाई जाती है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है सेल वॉल ऑफ एल्गी। अच्छा, जब हम सेल वॉल ऑफ एल्गी को देखते हैं तो इसमें प्लांट की तरह सेलुलोज होता है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं क्या? बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन दो वर्ड का मजमूआ है, ग्लाइको एंड प्रोटीन। ग्लाइको का वर्ड कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करता है और प्रोटीन प्रोटीन तो यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को अगर आपस में मिला दिया जाए तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बनती है। अच्छा, आमतौर पर इस तरह के जो मालिक्यूल, तो जो दो मुख्तलिफ कैटेगरी के मालिक्यूल के मिलने से बन रहे होते हैं इनको कंजुगेटेड मालिक्यूल कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? कंजुगेटेड मालिक्यूल। तो कंजुगेटेड मालिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या है? द मालिक्यूल विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैटेगरीज। तो ये वो मालिक्यूल्स हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मालिक्यूल्स, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मालिक्यूल्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये कंजुगेटेड मालिक्यूल हैं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल हम कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के साथ मिला दें, सी कार्बोहाइड्रेट को हम लिपिड के साथ मिला दें, लिपिड को हम प्रोटीन के साथ मिला दें, तो ये सारे कंजुगेटेड मालिक्यूल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन के साथ मिलाएं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाती हैं। तो ये जो मालिक्यूल है इनको जहन में रखेंगे क्योंकि ये बहुत दफ़ा इस्तेमाल होते हैं हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की कंपोजिशन में। कार्बोहाइड्रेट को लिपिड के साथ मिलाएंगे तो ये ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएंगे। अगर लिपिड और प्रोटीन को मिला दिया तो ये लिपोप्रोटीन्स बन जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल्स हैं जो बन रहे होते हैं। अच्छा, अगर न्यूक्लिक एसिड जो DNA RNA है उसको अगर हम प्रोटीन के साथ मिला दें तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बन जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज के मालिक्यूल हैं जो आपस में मिल रहे होते हैं। तो उसके बाद जिस वक्त हम एल्गी की सेल वॉल को डिस्कस करते हैं तो उसमें सेलुलोज होता है और ग्लाइकोप्रोटीन यानी कंजुगेटेड मालिक्यूल होते हैं। अच्छा, हमारे पास एल्गी ये बहुत सारी वैरायटी की है। उनमें से एक एल्गी की टाइप है डाईएटम्स। इसको यहाँ स्पेशली क्यों डिस्कस किया गया? क्योंकि इसकी सेल वॉल में सेलुलोज होता है लेकिन बहुत थोड़ा। इसकी सेल वॉल जो है वो एक कंपाउंड से मिलकर बनी है जिसको सिलिसिक एसिड कहा जाता है। सिलिकॉन का ये डेरिवेटिव है सिलिसिक एसिड। और सेल के अंदर ये क्या करता है? सिलिसिक एसिड ये जो समंदर का पानी, ये आमतौर पे पानी में रहता है, दरिया और समंदर के पानी में रहते हैं। तो ये पानी से सिलिसिक एसिड को लेता है, ये डायटम्स का जो ग्रुप है उसको सेल के अंदर पॉलीमराइज करके, जैसे मैं कहता हूँ कि उसने जो सिलिसिक एसिड है समंदर से लिया और उसको मिला के अंदर यहाँ सिलिका की पॉलीमराइजेशन की। तो सिलिसिक एसिड की पॉलीमराइजेशन के बाद ये इसने सिलिका के एक पॉलीमर बना दिया। पॉलीमर होता क्या है? हमारे पास अगर कोई भी चीज़ छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनी हो वो पॉलीमराइजेशन कहलाती है और आमतौर पे वो यूनिट ऑलमोस्ट एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, जैसे प्रोटीन एक पॉलीमर है, लेकिन पॉलीमर है किसका? अमाइनो एसिड का। यानी अमाइनो एसिड, काफ़ी सारे अमाइनो एसिड मिलके, अमाइनो एसिड एक यूनिट है, अगर काफ़ी सारे यूनिट मिल जाएं तो वो एक बड़ा जो मालिक्यूल बनता है वो पॉलीमर। यूनिट के लिए हम मोनोमर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मोनो का मतलब एक, पॉलीमर अगर काफ़ी सारे मोनोमर मिल जाएं तो वो पॉलीमर कहलाता है। तो ये सिलिसिक एसिड के काफ़ी सारे यूनिट मिलके सिलिका बनाते हैं और सिलिका का एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं और बाद में ये जो सिलिका बनता है इसको सेल के बाहर डिपॉजिट कर देते हैं। तो एसिड इज पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म सिलिका इनसाइड। तो सिलिका अंदर की तरफ बन रहा होता है लेकिन इसको इट इज एक्सक्लूडेड, इसको बाहर निकाल दिया जाता है टू फॉर्म, और फिर वो बनाता है एक दीवार, सेल वॉल, टू प्रोटेक्ट द सेल, वो सेल को प्रोटेक्ट करेगी। अच्छा, यहाँ ये बताने का मकसद क्या था? हालांकि एल्गी को डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं किया गया क्योंकि इस सिलिका की वजह से, इस सिलिसिक एसिड की वजह से इस डाई एटम को एक क्वालिटी मिली। वो क्वालिटी क्या है? वो क्वालिटी ये है कि हमारे पास जब ये सिंथेसिस ऑफ सिलिका सेल वॉल होती है तो इसको लेस एनर्जी चाहिए। अच्छा, जब इसकी काफ़ी सारी एनर्जी, यानी जब हम बात करते हैं ना प्लांट की सेल वॉल, वो बड़े मालिक्यूल्स हैं, उनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए।
इसको बनाने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो इनकी बाकी सारी एनर्जी कहाँ लगेगी? रिप्रोडक्शन में लगेगी, सेल डिवीजन में लगेगी, अपने जेनेटिक मटेरियल के कॉपीज बनाने में लगेगी। यानी इसका फ़ायदा ये होगा कि इनकी ग्रोथ रेट ज़्यादा हो जाएगी। इनकी जो बची हुई एनर्जी जो सेल वॉल के लिए चाहिए थी, इनको कम चाहिए, तो बाकी एनर्जी फिर ये ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से बाकी एल्गी की निस्बत इनका ग्रोथ रेट बहुत हाई होता है। इवन आप ये कह सकते हैं कि ये इक्वेटिक इकोसिस्टम के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। इवन ये भी कह सकते हैं कि हमारी दुनिया की जो ऑक्सीजन है इसका 20 से 25% हिस्सा सिर्फ डाई एटम प्रोड्यूस कर रहे हैं। समंदर और दरिया के पानियों में जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं वो ये डाई एटम्स है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेल वॉल ऑफ फंजाई। तो सेल वॉल ऑफ फंजाई काइटिन से मिलकर बना है। काइटिन भी कार्बोहाइड्रेट है और ये वो कार्बोहाइड्रेट है जो इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन का भी स्ट्रेंथनिंग मटेरियल है। और आपको थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन दे दें कि काइटिन की वजह से सेल वॉल बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। इवन प्लांट की सेल में जो सेलुलोज होता है ना, हेमीसेलुलोज होता है, ये उससे कहीं ज़्यादा हार्डर मॉलिक्यूल है। इस वजह से जो फंजाई की सेल वॉल है वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होती। जब हम बात करते हैं ना डिकम्पोजिशन की, प्लांट की जो सेल वॉल है वो आसानी से डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन फंजाई की जो सेल वॉल है वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होती। इस वजह से बैक्टीरिया के लिए प्लांट सेल पर अटैक करना आसान होता है, फंजाई के सेल पर अटैक करना बैक्टीरिया के लिए थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। क्योंकि बैक्टीरिया आमतौर पे जब अटैक करता है, ख़ासतौर पे उन ऑर्गेनिज्म में जिनमें सेल वॉल होती है, तो वो सेल वॉल को तोड़ता है। तो इनकी सेल वॉल को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बहरहाल हमारे पास अगला है सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में यहाँ हायर कैटेगरी के बैक्टीरिया शामिल हैं और साइनोबैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का एक बड़ा ग्रुप है जो फोटोसिंथेसिस करता है। प्रोकैरियोट में सारे प्रोकैरियोट की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा, ज़्यादातर जो बड़े बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि एक छोटा सा ग्रुप है जिसको हम आर्चियोबैक्टीरिया कहते हैं, उनमें ये वाली सेल वॉल जो यहाँ मेंशन की गई ये नहीं होती। अच्छा, सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलके बनी है। अगेन ये एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। जब भी वर्ड आएगा ना पेप्टाइड का, तो इसका मतलब होगा चेन ऑफ अमाइनो एसिड। इसका मतलब क्या होगा? चेन ऑफ अमाइनो एसिड। और ग्लाइकेन कार्ब्स, और कार्ब्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं, और सैकराइड को शुगर भी कहा जाता है। तो बहरहाल ये जो वर्ड है ना कि पेप्टाइडोग्लाइकेन भी एक पॉलीमर है और इसमें काफ़ी सारे अमाइनो एसिड होते हैं और शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन से हमारे पास जो प्रोकैरियोट हैं, प्रोकैरियोट में ज़्यादातर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही होती है, ये शामिल हैं। अच्छा, उसके बाद आर्चियोबैक्टीरिया, हालांकि ये भी बैक्टीरिया के एक ग्रुप है। आर्चियो का मतलब होता है पुराना, यानी ये पुराने बैक्टीरिया हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में जो लाइफ का आगाज़ हुआ है, जो साइंटिस्ट मानते हैं कि लाइफ का आगाज़ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से हुआ, उनका मानना यह है कि आर्चियोबैक्टीरिया सबसे पहला ऑर्गेनिज्म था जो दुनिया में बना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर रखता है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर रखता है। तो इसके मॉलिक्यूल में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होती, लेकिन इसकी जो सेल वॉल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होती, लेकिन इसके सेल वॉल में मुख्तलिफ किस्म के पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स होते हैं। अब हालांकि देखा जाए पेप्टाइडोग्लाइकेन भी तकरीबन इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना है, लेकिन ये चूँकि मिल के एक पॉलीमर नहीं बनाते, एक मॉलिक्यूल नहीं बनाते, इस वजह से ये अलग-अलग पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकेन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल इसी तरह जैसे एक कमरे में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी, आप उसको ये नहीं कह सकते ये पानी फिर रहा है। हालांकि पानी में ये दोनों गैसेज होती हैं। क्यों? जब तक वो मिलेंगी नहीं, जब तक वो मिल के यकजा नहीं होगी, आप उसको पानी नहीं कह सकते। तो ये हमारे पास सेल वॉल का टॉपिक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।